अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी डेट निकल गया है, जैसे बिहार पुलिस का जो मद्य निषेध का परीक्षा होने वाला है या फिर DLED का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए सभी ये साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसके पहले 1 से 58 तक के प्रश्न पिछले वीडियो में हो चुके हैं, तो इसलिए इसका क्रम संख्या 59 से शुरू है। तो आइए देखते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। ऑप्शन है कोशिकत्व के कारण जो कैपिलरिटी होता है, मिट्टी के तेल में ऊपर चढ़ने का गुण होता है, मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल जो बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, तो वो जो होता है वो केशिकत्व के कारण होता है, यानी कि इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है। केशिकत्व के बहुत सारे उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, जैसे कि लालटेन की बत्ती में जो मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, या फिर अगर हम देखें तो उसमें भूमिगत जल का जो रिसना या उसका ऊपर चढ़ना, ये सभी जो घटनाएँ होती हैं वो केशिकत्व के कारण ही होती हैं। उसके बाद है जो द्रव होता है, किसी भी द्रव का ऊपर चढ़ने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो सब केशिकत्व के कारण होती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान, स्वच्छ मौसम, वर्षा या फिर हिमपात। तो बैरोमीटर में पारे का एकाएक जो गिरना होता है वो तूफान का संकेत करता है, और इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे का धीरे गिरना ये बारिश का संकेत देता है, लेकिन अचानक से गिर जाना ये तूफान का संकेत देता है, यानी कि इसका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, ना घटता है ना बढ़ता है, या फिर पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की जो वायु का ताप होगा वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन, या 100 डिग्री केल्विन, या फिर 273 डिग्री केल्विन। तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बैगनी, पीला, लाल या फिर हरा? तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल का होता है, और सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है। और यही कारण है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो काफ़ी कम होता है, जबकि बैगनी का या जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण यही है कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है और उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। खैर, यहाँ सवाल है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। प्रकीर्णन यानी कि वो प्रकाश उतनी आसानी से छिटक जाएगा या फैल जाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल लिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब खोला जाएगा तो कमरे का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है, तो ऑप्शन है कि पैकेट पृथ्वी पर आ जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, या फिर सभी सत्य है। इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा कि अगर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से कोई पैकेट छोड़ दिया जाता है तो वो उपग्रह के साथ जो पृथ्वी की चाल से ही परिक्रमा करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, या वही रहेगा, या फिर √2 गुना बढ़ जाएगा? तो किसी पेंडुलम की लंबाई को दुगना करते हैं तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो √2 गुना बढ़ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। अगला है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, या फिर लखनऊ में? तो इसका सही जवाब है कि वो बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी।
इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। देखिए पहले सूची में दिया हुआ है कि आमीटर एक तरफ जो है कि वो कुछ उपकरण है और एक तरफ कुछ चीज़ें हैं जिसको मिलान करना है, उसमें ये सब भौतिकी से संबंधित हैं। आमीटर है, एनेमोमीटर, पायरोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। इधर देखना है कि ये जो उपकरण है तो उसमें निम्न में से कौन कौन सी चीज़ें मापी जाती हैं। तो देखिए आमीटर जो है, आमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, यानी कि आमीटर ये पहला जो होगा वो 2 से मिलेगा। एनेमोमीटर जो है उससे वायु की चाल को मापा जाता है, यानी कि ये तीसरा से मिलेगा। पायरोमीटर जो है वो उच्च ताप को मापता है, ये सी से मिलेगा। और जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर से मिलेगा, यानी कि वोल्ट मीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला का दूसरा है, ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, सी का जो है वो चौथा है और डी का पहला है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है ये यहाँ देख रहे हैं कि पहला का दूसरा ये सब, यानी कि डी इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पाराध्वनिक विमानों की चाल होती है, जो सुपरसोनिक जो प्लेन्स होते हैं उसकी चाल कैसी होती है? ध्वनि की चाल के बराबर होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ध्वनि की चाल से कम, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जो पाराध्वनिक जो विमान होते हैं यानी कि सुपरसोनिक जो प्लेन्स होते हैं उसकी जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, उपयुक्त दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं? तो चमगादड़ हम जानते हैं कि वो 1 लाख से अधिक आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, और चमगादड़ जब चलते हैं तो वो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो रास्ते में जो अवरुद्ध होते हैं वो उससे टकरा करके वो फिर से वो वापस वो तरंगे आती हैं और वो अपने रास्ते में आने वाले अवरोध का पता लगा लेते हैं और अपने रास्ता बदल देते हैं या फिर सुरक्षित अपने रास्ते चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है कि बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, बर्फ़ में जो स्केटिंग करते हैं यानी कि उस पर लोग जो चलते हैं एक तरह से, तो वो क्या प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक, तो जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं हाइड्रोजन में, निर्वात में, लोहे में या फिर जल में? जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, यानी कि जो वैक्यूम होता है निर्वात उसमें ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डिस्ट धारा वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, या फिर धारा उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा संग्रहित करने के लिए, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। ये जो डिस्ट धारा है यानी कि ये डीसी होता है, और ये प्रत्यावर्ती धारा उसको एसी कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट होता है, और ये डायरेक्ट करंट होता है डीसी। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है वो जो एसी करंट होता है उसकी वोल्टता को उसको कम या ज़्यादा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर क्या घटती है, बढ़ती है, या फिर उसका वो अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है या फिर बढ़ती है? तो गैसों की जो श्यानता है वो ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात, अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों जिंदा रहते हैं? जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें झीलें जो हैं वहाँ वो जम जाती हैं और उसके बावजूद भी जलीय जंतु वहाँ पे जिंदा रहते हैं, तो क्यों? जलीय जंतु बर्फ़ में जिंदा रह सकते हैं, या फिर बर्फ़ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जलीय जंतुओं के शरीर की बनावट किस कारण होता है, या फिर सभी गलत हैं?
तो ठंडे प्रदेशों में झीलों के जम जाने के बावजूद भी जंतु जीवित रहते हैं। इसका कारण है कि बर्फ़ के नीचे का जो जल होता है वो बिल्कुल 0 डिग्री नहीं होता है, यानी कि वो बर्फ़ के नीचे जल वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। ये सवाल है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती। ये बताना है, दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती या फिर घटती बढ़ती रहती। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की जो अवधि है वो ज़्यादा होती, यानी कि अधिक होती। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंग, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, तार से उत्पन्न तरंगे या फिर वायु से उत्पन्न तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं, यानी कि वैसी तरंगे जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे या रेडियो तरंगे कहा जाता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, रेडियो वेव होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है या फिर नियत रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो जो स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कार में जो रेडिएटर होते हैं, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। इंजन को गर्म करना या गति को नियंत्रित करना या फिर विद्युत उत्पन्न करना या इंजन को ठंडा रखना। ये इसका ऑप्शन है, यहाँ का क्वेश्चन देख लीजिए। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को गर्म करना, गति को नियंत्रित करना, विद्युत उत्पन्न करना या इंजन को ठंडा रखना। तो जो कारों में जो रेडिएटर्स लगे होते हैं तो उनका काम होता है कि वो इंजन को ठंडा रखे, यानी कि इंजन को ठंडा रखना उसका काम होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है, 85 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 97 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हम जानते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर 36.4 होता है, यानी कि 37.4 या 37 के आसपास होता है। और जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसमें जो शरीर का जो तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरीके से सेल्सियस में पूछ रहा है तो 36 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी कि 37 डिग्री इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर समतल उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष ये आँखों में एक दृष्टि दोष से संबंधित है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि कोई मनुष्य अपने निकट की वस्तुओं को तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, अवतल लेंस। अब ये भी है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, यानी कि मायोपिया, इसलिए इसका अब इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है कि मनुष्य दूर की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए, और तब मनुष्य जो है कि जो उसकी ये दृष्टि दोष जो होता है वो दूर हो जाता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर फिर से बनने लगता है और इस तरीके से ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा है। अगर मान लेते हैं किसी लेंस से अगर अक्षरों को देखा जा रहा है और उसमें अक्षरों का जो आकार है छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा है, समतल उत्तल है, समतल उत्तल है, समतल अवतल है या फिर अवतल है। तो हम जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस में जो बनावट जो अक्षरों का दिखाई देगा या प्रतिबिंब जो दिखाई देता है उसमें तो वो बड़ा दिखाई देता है। उसमें दर्पण और लेंस में ये विपरीत होता है। दर्पण में उत्तल में छोटा दिखाई देता है लेकिन लेंस की जब बात आएगी तो उसमें बड़ा हो जाएगा। अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है लेकिन जब लेंस की बात करेंगे तो उसमें ये छोटा दिखाई देता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, अवतल लेंस होगा।
अक्षरों का आकार अगर छोटा दिखाई देता है तो समझिए कि वो अवतल लेंस है। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो हम जानते हैं कि ये अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, ये टिमटिमाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल का, बैगनी, पीला या फिर हरा? तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो बैगनी कलर का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। वाट ये शक्ति का मात्रक है, जूल ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, और ये स्वायत्तता का होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर, इसका ऑप्शन बी सही है। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बिहार पुलिस या फिर डीएलएड की जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है उस सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। जो रडार होता है जिसका उपयोग वायुयानों की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बताना है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वायुयान जो है, ये रडार जो होते हैं वो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, क्योंकि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी कि ये नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण ही सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और वहीं अगर जब एक नाभिक टूट करके दो हल्के या दो से अधिक नाभिकों में विखंडित हो जाता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन रहती हैं या धनावेशित हो जाती हैं? पहले ऋणावेशित होती हैं फिर धनावेशित। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम की जो छड़ होती हैं वो क्या होती हैं कि वो धनावेशित हो जाती हैं, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? किसी साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित किया जाए तो इसका आकार बढ़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका कारण है कि यह जो है कि इसकी जो विद्युत रोधन क्षमता होती है, यानी कि इसकी विद्युत रोधकता जो होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी निम्न होती है। यही कारण है कि तांबा का उपयोग विद्युत चालन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। धारिता का मात्रक क्या है? वोल्ट, फैराडे, वाइज या फिर गॉस? तो धारिता का जो मात्रक है वो फैराडे होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मीटर सेतु यानी कि जो मीटर ब्रिज होता है उसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मीटर जो सेतु है, मीटर ब्रिज होता है वो प्रतिरोधों के लिए बना है, यानी कि इससे प्रतिरोध ज्ञात किए जाते हैं, रेसिस्टेंस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, शुष्क सेल में एकत्रित रहती है स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है, यदि किसी तार को खींचकर त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यदि किसी तार को खींचा जाएगा और उसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ेगा, यानी कि उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है, अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घट जाती है। अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं जो विद्युत चालकता बढ़ाने पर वैद्युत चालकता जो है उसकी वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर वो बढ़ जाती हैं, यानी कि अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। सीबेक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव या फिर पोल्टिजर प्रभाव या कॉम्प्लोटन प्रभाव?
तो परमाणु घड़ी जो होती हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे कार्य करती है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे काम करता है जो परमाणु घड़ी होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होता है वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम पे काम करता है। विद्युत मोटर जो एक यांत्रिक मशीन होता है, विद्युत यांत्रिक मशीन होता है, और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरीके से ये फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो वो कौन सा बम है? न्यूट्रॉन बम है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, या फिर सभी असत्य हैं? तो वो न्यूट्रॉन बम होता है जो जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। और आखिरी प्रश्न है, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फ्लेमिंग का नियम, या फिर नाभिकीय विखंडन? तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही है। तो ये कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसे ज़रूर देख लीजिए।